Guys, and welcome back to my channel Certify AS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 7, लास्ट चैप्टर हमारी एथिक्स की सीरीज का, जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। पार्ट 2 उसके लिए आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मेरी कोशिश है कि मैं इस चैप्टर को इसी पार्ट में कंप्लीट कर दूं। इन केस 1% चांस अगर नहीं हो पाता है तो पार्ट 3 आएगा, अदरवाइज इसमें हो जाना चाहिए। तो आइए शुरुआत ज़रूर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्क कल्चर होता क्या है ना। बाकी मैंने सब कुछ प्रीवियस वाले चैप्टर के पार्ट 1 रेफर करके आइएगा, प्लीज़ अचानक से पार्ट 2 पे मत आइएगा, नहीं तो आपको चीज़ें समझने में मुश्किल हो सकती है। तो वर्क कल्चर क्या है जानते हैं। वर्क कल्चर आप कह सकते हो ऐसी प्रैक्टिसेस, है ना, ऐसी वैल्यूज़, ऐसे कुछ बिलीव्स, है ना, जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही शेयर करते हो, उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में रहते हैं ये, है ना। और एक तरीके का सोचना समझना, है ना, कैसे आप एक्ट कर रहे हो, कैसे आप चीज़ों को सोच रहे हो, सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसा कैसे कर रहे हैं, वो उसमें इंक्लूड होता है। ये वर्क कल्चर है ना, ये वर्क कल्चर है जो डिसाइड करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करे। जो वर्क कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप कह सकते हो उसकी हिस्ट्री, उसका ट्रेडिशन, उसकी वैल्यूज़, उसका विजन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो वर्क कल्चर इज द एनवायरनमेंट दैट यू क्रिएट फॉर योर एम्प्लॉयज़। जो आप अपने एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करते हो, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप, वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिलीफ, इंटरैक्शंस, बिहेवियर, एटीट्यूड का मिक्सचर होता है, जो कि आपके इमोशनल और रिलेशनल एनवायरनमेंट में आपकी वर्क प्लेस के जो होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब इसी के साथ बात आती है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे वर्क कल्चर की, हेल्दी वर्क कल्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं कि देखिए, जो कन्फ्लिक्ट हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना। एक दूसरे से ज़्यादा जो है सोच मैच करती है, फालतू की जो है कन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत ही प्यार से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एक इंसान अपने जो वर्कर है उसके साथ वाला जो को वर्कर है उसको रिस्पेक्ट करता है ना। और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से चीज़ें मैनेज करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटेड मैनर में। हर एक एम्प्लॉय एक जैसा जो है वो ट्रीट करा जाता है ना। इसको रिकॉग्नाइज करा जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा और मैनेजर्स के द्वारा, जो आपका पार्शली जो है वो डिससेटिस्फाई जो है एक मिनट सॉरी, हर एक जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है, हर एक जो एम्प्लॉय है इसको ट्रीट करते हैं एक जैसा, ठीक है। इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द एम्प्लॉयर एंड मैनेजर्स दैट पार्शियलिटी लीड्स टू डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय। मतलब ये मैनेजर और ये जो एम्प्लॉयर है, ये बात ये समझते हैं कि हम पार्शियलिटी नहीं लेकर आएंगे, है ना, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कि भेदभाव की वजह से होता क्या है कि एम्प्लॉय जो होता है वो डिससेटिस्फाई होता है और इस वजह से जो वर्क कल्चर है वो बेकार हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको यहाँ पे जज करा जाता है सिर्फ उनके काम से और किसी चीज़ से नहीं, कि तुम भाई तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम क्या हो क्या नहीं हो, तुम्हारा काम कैसा है। परफॉर्मर्स को यहाँ इनकरेज करते हैं, जो बढ़िया काम करते हैं उनको और इनकरेज करा जाता है कि भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो और बढ़िया करो। और जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, है ना, ये तुम बहुत बेकार हो, बट उनसे कहा जाता है कि तुम एक बढ़िया काम करो, अगली बार तुम और अच्छा काम करना। एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन को लेने में या उनकी जो क्वालिटी है ना, सजेशन की, उसको कहा जाता है और बढ़िया तुम ये क्वालिटी करो। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब समझे, एम्प्लॉय भी फीडबैक देगा, ऐसा नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक वो दे सकता है, और उसके फीडबैक को जो है ध्यान में रखा जाएगा। ये नहीं कि जो थोप दिया वही करवा रहे हैं। वर्कशॉप हो गई, सेमिनार हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई, ये फ्रीक्वेंटली करी जाती हैं ताकि जो स्किल्स हैं एम्प्लॉयज़ की उनको और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाया जा सके। फिर बात करते हैं वर्क एथिक्स के बारे में। तो देखिए, वर्क एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ये एथिक्स का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसे हम वर्क एथिक्स कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि कमिटमेंट जो कि है फुलफिलमेंट को लेके एक इंसान की ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, है ना, इसमें आपका डेडिकेशन हो, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो, सिंसेरिटी हो चीज़ों को लेके। ये इम्प्लाई करता है कि जो गवर्नमेंट की फंक्शनरी हैं ये अपने काम को अच्छे से करें, है ना, और इसे एक बर्डन की तरह ना लें, कि भार ना ले, समझें। तो देखिए, अगर हम इसको हिंदी में बहुत ही
आम और बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो ये कहना चाह रहा है कि एक इंसान अपने कर्म को, अपने ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए किस हद तक, किस डेडिकेशन से, किस पूरी लगन से काम करता है, इसमें सिंसेरिटी से काम करता है। ये भी इम्प्लाई करता है कि जो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं वो उसका काम पसंद करें और उसे मतलब यहाँ पे आफत एक बर्डन की तरह ना लें कि लोड है मेरे ऊपर, है ना, और उसकी एफिशिएंसी बढ़िया हो, पंक्चुअलिटी से काम हो, टाइम से काम हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे वर्क एथिक्स में आती हैं। अब इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिस्कस करें एथिकल वर्क की या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं वैल्यूज़। सबसे पहली अगर हम देखें तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जो है वो उसका समझ लीजिए एक तरीके से खून है, ब्लड है, लाइफ ब्लड है ना। और जैसे कि ब्लड एक बॉडी को नरिश करता है, खून ना हो तो सब बेकार है। तो इसी तरीके से हर मतलब हर एक सेल में भाई ब्लड होगा तभी तो हर चीज़ आपकी बॉडी चलेगी। तो इस तरीके से वैल्यू ही ब्लड का काम समझ लीजिए, ब्लड से रिलेट करा गया है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद लीडरशिप इफेक्टिवनेस को बताऊं तो देखिए एक बढ़िया एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें लीडर्स बढ़िया होंगे, है ना, मतलब उसमें दोनों ही होंगे, टॉक द टॉक और वॉक द टॉक। एथिकल जो प्रैक्टिस है वो फॉलो करेंगे। लीडर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू को साथ में लेके चलेंगे, अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखेंगे उन वैल्यूज़ के साथ, है ना। लीडर्स यहाँ पे जो है वो ऐसे पैरामीटर सेट करेंगे कि कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया रहे, रिजल्ट जो हैं वो अचीव हों, सबको ये अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपर टीम की तरह मैनेज करें। उसके बाद स्टेक होल्डर बैलेंस की बात करें तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है कि जो ज़रूरतें हैं, जो डिमांड्स हैं कई सारे स्टेक होल्डर्स की ग्रुप की फ्रीक्वेंटली जो कि रहती हैं टेंशन में एक दूसरे के साथ, कस्टमर्स जो कि चाहते हैं कि भाई हायर क्वालिटी मिले और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिले, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि पैसा ज़्यादा मिले, है ना, बेनिफिट ज़्यादा मिले, इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका रिटर्न बढ़िया हो, कि मतलब जहाँ वो पैसा लगा रहे हैं उसमें उनको बढ़िया फ़ायदा मिले, सप्लायर्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा दिया जाए, है ना, कम्युनिटी कंपनीज चाहती हैं कि भैया उनके ऊपर ज़्यादा कोई इन्वेस्ट करे। हर इंसान अपने बारे में यहाँ पे सोचता है, तो स्टेक होल्डर का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं कि एक फेयर कंपटीशन हो, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसी बनानी है जिसमें सारा फोकस हर इंसान पे हो, और अगर एक इंसान पे ज़्यादा, एक स्टेक होल्डर पे ज़्यादा फोकस कर दोगे, है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका ये एथिकल चीज़ें चल रही हैं वो लैप्स कर जाएंगी। अब प्रोसेस इंटीग्रिटी की बात करें तो देखिए प्रोसेस इंटीग्रिटी ये क्या है, ये फोकस है सिस्टम्स के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ के। एक जो अच्छा एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो जो है वो हर एक ऑपरेशनल प्रोसेस के हिसाब से होती हैं। सारे जो ऑपरेशन सिस्टम हैं, चाहे वो उसको किसी को रिक्रूट करना हो, चाहे हायरिंग हो, है ना, हायरिंग इवैल्यूएटिंग, चाहे कंपनसेट हो, चाहे प्रमोशन देना हो, चाहे डिमोशन देना हो, है ना, मतलब चाहे प्रमोट करें चाहे डिमोट करें, चाहे नौकरी से निकालें, फायर करें, मार्केटिंग, सेल्स, कोई भी चीज़ हो, है ना, इससे क्या होगा कि इससे क्या होता है, इसको एक बहुत ही प्रॉपर वैल्यूज़ में अलाइंड होना ज़रूरी है ना। और अगर हम ये कन्फ्यूजन, अगर हम एरा गैरा काम करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे चीज़ें करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, डिसीजन बढ़िया होगा नहीं, है ना। फिर एक है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो कि एथिकल ऑर्गेनाइजेशन की है ये है कि लीडरशिप हो, इसमें प्लानिंग बढ़िया हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो, ये नहीं अभी तो सब कर लिया, बात की हमारे पास प्लानिंग ही नहीं है। तो बैलेंस बना के चलना है यहाँ पे, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज़, सबको एक साथ लेकर आना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करी एथिकल वर्क की। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या सिग्निफिकेंस होती है सर्विस डिलीवरी की। तो देखिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी आप समझते हैं क्या होती है, कि जो सर्विसेज पब्लिक में देना, तो ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे अच्छा गवर्नेंस अगर करनी है, क्योंकि ये लोगों की, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को एक साथ अफेक्ट करती है, टच करती है। तो बढ़िया अगर पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगी तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ये मेन इंटीग्रल कंपोनेंट है, और सिटीजन जो है वो मेन समझ लीजिए, उनको उन पे ध्यान देना ज़रूरी है कि सिटीजन का वेलफेयर हो, है ना। तो एक बढ़िया गवर्नेंस प्रोवाइड करके, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वही सारे पॉइंट यहाँ पे रिपीटेड हैं। उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं अगर हमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना है, तो कई सारे दसियों सालों से हम देख रहे हैं कि पब्लिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड तो हो रही हैं, बट
जो मेन प्राइमरी फोकस है वो ये है कि क्या सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज को, उनको ज़्यादा उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से देखा गया है, ना कि रिसीवर जो उसको पा रहा है ना। कई सारे फैक्टर जैसे कि रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, और आपका इंफॉर्मेशन की कमी है, आपका स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छे नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, करप्शन हो जाता है बीच बीच में सर्विसेज में, ठीक है, और हेल्पलेस और डिससेटिस्फाइड आपके जो है वो सिटीजन्स हैं। तो राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पुराने, उन्होंने ये कहा भी था कि जो एक्सपीरियंस है बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ लोगों का ग्रास रूट लेवल पे, मतलब एकदम नीचे से, है ना, हैज़ बीन दैट द इंटरफेस बिटवीन द पब्लिक एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अनरिस्पॉन्सिबल, inefficient, unsympathetic, often callous, sometimes even cruel to those whom they are meant to serve, है ना। कभी कभी क्या मामला क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या है ये एक्सप्रेस करते हैं कि भाई देखो, जो मेन लोग ये कह रहे हैं कि उनको इनको सर्विस मिल रही है, ठीक है, तो वो इनएफिशिएंट चीज़ें में है वहाँ पे, है ना, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो अनरिस्पॉन्सिबल, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया नहीं है ना, और क्या कहते हैं बहुत क्रूअल हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस सबको एड्रेस करने के लिए गवर्नेंस बहुत अच्छी लाना ज़रूरी है, रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। विलेज पंचायत लेवल पे चीज़ें इम्प्रूव करें, है ना, और वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि भाई स्टेट कैसी देखेगी एक विलेज लेवल पे चीज़ों को। और एक इंसान के लिए एक विलेज की बात करें तो पटवारी, है ना, ये कुछ स्टेट्स को कहा जाता है, ये रेवेन्यू ऑफिसर होता है, थानेदार वगैरह हो गए, बिगेस्ट पुलिस ऑफिसर हो गए, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, बिगेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए, है ना। तो ये डे टू डे अफेयर से इंटरेक्ट करते हैं, तो इनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और पूरे गवर्नमेंट की जो इमेज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज है, ये अच्छी होगी तभी जब ये सब अच्छे होंगे, है ना। तो अगर वर्किंग अगर आपको ग्रास रूट लेवल पे अच्छी करनी है, तो जो ग्रास रूट लेवल पे जो ऑफिसर्स अपॉइंट करे गए हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो सजेशंस क्या दिए गए हैं इम्प्रूव करने के लिए सर्विस डिलीवरी को, तो देखिए कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं, है ना, सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं, है ना, जो डेवलपिंग प्रोग्राम के सारे सेंटर में हैं, और एक्टिविटीज़ जो हैं गवर्नमेंट की, ना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, तो लोगों को यहाँ वैल्यू दिया जाए, पार्टिसिपेंट्स लोग भी हों, बेनिफिशियरीज जो है उन, मतलब ऐसा ना हो कि इनको मतलब बेसिकली अगर आप समझें तो लोगों को अगर हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में रखना है, लोगों को ज़्यादा महत्वता देनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे जो भी चीज़ें हों यहाँ पे, लोगों को वैल्यू ज़रूर दें, है ना, कि मतलब ये ऑल्टरनेट चॉइसेस ले सकें, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखना चाहिए कि जनता का हित किस चीज़ में हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, प्रोग्राम हो, प्रोसेस हो, ऐसे ही लाओ जिसमें सबसे ज़्यादा जनता का हित हो। दूसरी बात ये कि सर्विसेज प्रोवाइड करें लोगों को, है ना, कि कैसा स्टैंडर्ड है उस हिसाब से ईजिली पा सकें। मतलब एक जगह पे वन वन सिंगल विंडो का आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो यही कि सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है कि एक जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जाए, हैरेसमेंट ना हो, करप्शन ना हो, वेटिंग टाइम कम हो। फिर बात ये है तीसरी कि भाई देखो, कम से कम टेन्योर दिया जाए पब्लिक सर्वेंट्स को, है ना, कि स्टेबल तो रहे, वो ऐसा ना उठा के कहीं भी फेंक दिए जाए, कहीं से भी हटा दिए जाए, तो वो भी अपना काम करने में डरेंगे। रिकॉर्ड वगैरह की ट्रैकिंग हो, एफिशिएंसी तभी होगी यहाँ पे प्रॉपर। उसके बाद ये जो इंश्योर कराया जाए कि वैल्यू फॉर मनी, है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़रूरी है सर्विसेज में। और ये पॉलिसी मेकर्स के बीच में सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह जो है वो प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट सिस्टम यहाँ पे बना के चलें। डेवलप करें एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट टाइम क्वालिटी बेंचमार्क, है ना, सर्विस डिलीवरी के लिए। मॉनिटर करें परफॉर्मेंस, इम्प्लीमेंट करें मेजरमेंट, है ना, मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया हो। और डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, तभी देखिए ना लोकल लेवल पे चीज़ें होंगी तभी कुछ मजबूती आएगी। अगर रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगी, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, और आसानी से काम अच्छा हो सकता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा करीब से जुड़े हैं उन लोगों से। उसके बाद मजबूत बनाएं डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, मजबूत बनाएं जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह, अर्बन लोकल बॉडीज़ वगैरह मजबूत बनाएं। पब्लिक सर्विस मैकेनिज्म जो है, सर्विस डिलीवरी जो है, और इसमें पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म लाएं, लोगों को इन्वॉल्व करें, लोग भी तो अपनी राय दें, तब तो बताएंगे कि हाँ हमको ये चाहिए वो चाहिए, अपने मन से आपने कैसे थोप दिया, है ना। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, है ना, एक अलग से हो जो यहाँ पे लॉज वगैरह लगाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके, ताकि लोगों का फ़ायदा ना उठाया जाए, सिटीजन्स को यहाँ पे इससे हेल्प मिलेगी।
अप्रेजल दिया जाए, पार्टी अप्रेजल हो यहाँ पे, है ना, और प्रोग्राम का असेसमेंट हो, स्कीम इंस्टीट्यूशंस का असेसमेंट हो फंक्शनिंग को लेके, फर्मली इस्टेब्लिश करें रूल ऑफ लॉ को, पब्लिक ऑर्डर प्रॉपर चले, टाइम से चले, एकदम बढ़िया गवर्नेंस हो, और डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करें एक गवर्नेंस को, कोर रिफॉर्म एजेंडा को, जिसमें आपका सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स आते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हमने सजेशन के रूप में डिस्कस करी। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे करप्शन के बारे में। तो करप्शन क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा ये फेमिलियर है हमें इस वर्ड से। जैसे कि आप कह सकते हो एक सोच समझ के किसी को एक्सप्लॉइट करना, एक इंसान की पोजीशन को, स्टेटस को, किसी रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करना या इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट करना पर्सनल फायदे के लिए, है ना, चाहे मटेरियल आपको फ़ायदा मिल रहा हो, या पावर आपकी बढ़ रही हो, प्रेस्टीज बढ़ रहा हो, या आप इन्फ्लुएंस या जो है इन्फ्लुएंस का जो है वो आप इनसे ज़्यादा हो रहे हो, है ना, और आपका इंटरेस्ट इसमें जो है ज़्यादा यहाँ पे हो रहा हो, और पब्लिक का बिल्कुल आपने जो है कम्युनिटी का इंटरेस्ट एकदम छोड़ दिया हो, या पर्सनल इंटरेस्ट आपको ज़्यादा फ़ायदा यहाँ मिल रहा हो। तो इसमें हम दो तरह के करप्शन को डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे कोर्सिव करप्शन। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी में जो केसेस होते हैं, जैसे कि आपका घूस वगैरह के, ब्राइबरी जिसे कहते हैं, है ना, तो सिटीजन जो है ये यहाँ पे झेल जाता है ना, और यहाँ कहा जाता है कि भाई देखो तुम ब्राइब दो। आपने भी देखा होगा, आप कहीं काम कराने जाओ तो भैया अंदर टेबल चल रहा होता है ना, कि भैया पैसा लाओ तो काम करेंगे। तो एक साइकिल है करप्शन की, है ना, ज़्यादातर सिटीजन इसमें फंस जाते ही हैं, क्योंकि उन्हें अपना काम कराना है। नहीं होगा तो भैया ऑब्वियस सी बात है, लेट करना शुरू कर देंगे, हैरेस करेंगे, अपॉर्चुनिटी जो है आपकी लूज़ हो जाएगी। तो अब काम फटाफट कराना है तो भैया आदमी पैसा देता ही, ना चाहते हुए भी देता है ना। तो इस केसेस में क्या होता है, सिटीजन जो है वो अनविलिंग विक्टिम है कोर्सिव करप्शन का, ठीक है, चाहता नहीं है बट यहाँ पे वो फंस गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलूसिव करप्शन का, तो यहाँ पे कुछ केसेस भी हैं कोलूसिव के, ब्राइब गिवर के बीच में और करप्ट पब्लिक सर्वेंट के बीच में, मतलब जो पैसा दे रहा है उसके बीच में, और जो पब्लिक सर्वेंट जो करप्ट है जो ले रहा है उसके बीच में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो कोलूसिव करप्शन के होते हैं, दोनों पार्टी को फायदा होता है बहुत ज़्यादा, है ना, और लेकिन सोसाइटी को लॉस हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी पब्लिक के काम के लिए, कोई मान लो ब्रिज बनाना था, तो ब्रिज के वर्क के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, है ना, और सपोज करो भाई जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको फायदा हुआ, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसको फायदा हुआ। अब सड़ा मटेरियल लगा दिया तो लॉस किसका हुआ, सोसाइटी का। समझ रहे हैं बात को। तो ये कोलूसिव करप्शन में आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई ऐसा डीलिंग हो गई, एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट हुआ, पैसा दे के जो एम्प्लॉय को जो है रिक्रूट कर लेते हैं। टैक्सेस का इवेजन, कोई टैक्स जो है घपला करते हैं टैक्स देने में, रेगुलेशन नहीं काम जो है रेगुलेशन प्रॉपर नहीं होती उसका वायलेशन करना, ठीक है। फूड में मिक्सिंग मिक्सिंग करना, ड्रग्स में मिक्सिंग करना, है ना, आपने देखा होगा कि भाई कुछ भी मिला देते हैं, अ, उल्टा सीधा अडल्ट्रेशन इसको बोलते हैं, है ना, खाने में कुछ भी मिला हुआ है, शुद्ध कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने घर में भी सुनी होंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके कोलूसिव करप्शन के हैं, है ना। तो इकोनॉमी जो है ये एज इकोनॉमी इज फ्रीड फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, एक्सटॉर्शनरी करप्शन डिक्लाइंस एंड कोलूसिव करप्शन टेंड्स टू इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर इकोनॉमी जो है वो फ्री होती है फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो करप्शन है आपका, कोर्सिव करप्शन कम हो जाता है, वही जगह कोलूसिव करप्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे करप्शन एथिक्स एंड वैल्यूज़ का। तो देखिए करप्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन है अगर एथिक का फेलियर होता है तो। अब एथिक फेल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है करप्शन बढ़ेगा। करप्ट कहाँ से निकल के आया है, एक लेटिन वर्ड हुआ करता था, उसका नाम था करप्चस, CORRUPTUS, ठीक है, करप्टस। इसका मतलब था टू ब्रेक और डिस्ट्रॉय, जो हमने डिस्कस पहले ही करा है। तो एथिक्स क्या है, एथिकोस से निकला है, ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब होता है अराइजिंग फ्रॉम हैबिट। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है ये हैबिट का मैटर है, आप कह सकते हो करप्शन अगर आप अपने ब्रेक कर रहे हो प्लेसेस, बहुत जगह पे क्या होता है हर एक इंसान की ज़िंदगी को, कॉमन पीपल की लाइफ को टच करता है करप्शन। एंटी करप्शन इंटरवेंशन जो हैं अभी तक उनको देखने को मिला है आपका, बहुत सारे
जगह पे। और इंटरवेंशंस जो हैं इनको जो है देखा गया है कि ज़्यादा बिना किसी रियल इंटेंशंस के ये लेकर आते हैं करप्ट को बाहर। और जैसे अगर हम मेन बात करें तो देखिए करप्शन ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में घुस गया है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो करप्शन को ऐसे ही नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। और जो ये है ये इतनी फटाफट बढ़ रहा है कि ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी पूरा ख़राब कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी ये कुछ अप्रोचेस हैं जो कि डील करती हैं करप्शन के साथ में। और ये ऑफिसर्स जो अपना फ़ायदा उठाते हैं, ऑफिसर्स अपने ऑफिस का उसके साथ में, है ना। तो पहली तो आप जानते हैं जो फर्स्ट है ये है ओवर एम्फेसिस, जो कि वैल्यूज़ और कैरेक्टर के ऊपर कई सारे लोग जो हैं वो डिक्लाइन करते हैं वैल्यूज़ में और राइज कर दे जाते हैं करप्शन में। ठीक है, वैल्यूज़ अगर आपके यहाँ इतनी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है करप्शन बढ़ेगा। और सेकंड अप्रोच ये बेस्ड है इस बिलीफ पे कि जो ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स हैं ये फंडामेंटली डिसेंट होते हैं, सोशली कॉन्शियस हैं। बट यहाँ पे हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल गोल्स को पूरा नहीं करते और सोसाइटी के साथ में अच्छे नहीं रहते। ठीक है, तो एक अप्रोच ये भी है। तो अब यही है कि भाई पनिश करो जिसने बेकार बिहेवियर करा है और जिसने अच्छा करा है उसको रिवॉर्ड दो। तो अगर सच्चाई रियल वर्ल्ड की बात करें प्रैक्टिकल टर्म्स में, दोनों वैल्यूज़ हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, दोनों मैटर करते हैं, है ना। वैल्यूज़ को भाई एक गाइडिंग स्टार के तौर पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। बहुत सारी जो है वो बहुत सारे अमाउंट में ही सोसाइटी में है ना, क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये हर जगह पे यहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल टर्म में इन चीज़ों को समझो कि करप्शन, एथिक्स और वैल्यूज़ का यही सीन है कि भाई वैल्यूज़ अच्छी हैं, एथिक्स अच्छे हैं तो करप्शन नहीं होगा। करप्शन अगर है, अगर इन सब का कहीं न कहीं ब्रेकेज हो रहा है तो फिर करप्शन शुरू हो रहा है ना। तो पब्लिक ऑफिस का कंट्रोल या पब्लिक जो है अगर कुछ ऑफ़र करा जाता है इनको ऐसी अपॉर्च्युनिटी कि भैया फ़ायदा हमें मिल रहा है, प्राइवेट गेन हो रहा है पब्लिक की कॉस्ट पे, तो ये हमें खुद समझना है, तभी हम यहाँ पे, नहीं तो ये करप्शन का ही वो होगा और ये बढ़ता ही चला जाएगा। है ना? तो यहाँ पे इतने चीज़ें हों कि एक प्रॉपर, रिजिड, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल चीज़ें बने, तो हम तीनों को एक साथ लेके चल सकते हैं और एथिकल कंडक्ट को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करें चैलेंजेस क्या हैं करप्शन के, तो देखिए कुछ चैलेंजेस भी हैं करप्शन के, जैसे कि हाई लेवल करप्शन जो है ये आपका एसोसिएटेड है लो लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से और ग्रोथ से। और करप्शन जो है डिस्करेज करता है दोनों ही कैपिटल इनफ्लो को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी। भाई करप्शन अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस करप्ट कंपनी में कौन ही अपना पैसा लगाएगा। उसके बाद अगर करप्ट कंट्रीज़ हैं तो वो क्या होंगी, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ कौन पैसा लगाना चाहता है, आदमी सोचता है अरे भैया रहने दो, है ना। वहाँ पे कौन अपने बच्चों को भेजेगा, पता चला पढ़ने के लिए भेजा, बम फट गया, उड़ा दिया, है ना। तो वहाँ पे और ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी और चली जाएगी नीचे। हाई लेवल करप्शन का है, इससे ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। करप्शन ज़्यादा है तो जो ब्राइब ले रहा है, जो फालतू की चीज़ें कर रहा है, उसको बहुत पैसा, वो बहुत अमीर हो गया, है ना। दूसरे वाले सब गरीब रह गए। वो सारे लोग जो करप्ट प्रैक्टिसेस से फ़ायदा उठाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है कि भाई ह्यूमन वेलबींग सफ़र करता है। रिसोर्सेज आपके जो हैं वो कब तक आप फालतू का ही तो अपने प्राइवेट एफर्ट्स के लिए अगर यूज़ कर रहे हो, प्राइवेट चीज़ों के लिए, तो इससे ग्रोथ नीचे आएगी चीज़ों की, है ना कि नहीं। करप्ट गवर्नमेंट और जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी प्रॉपर नहीं होती है तो गवर्नमेंट की भी इज्जत गई, है ना। गवर्नमेंट सिटीजन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे कि भाई टैक्सेस ना देने पड़े हमको, है ना, छुपा लें, है ना। ब्यूरोक्रेसी की जो है वो हाइड करें फ्रॉम द बर्डन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपका ये है कि भाई लो भैया थोड़ा पैसा ले लो, ब्राइब ले लो, हमारा काम कर दो, है ना। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। अब अगर हम देखें कुछ बात करें करप्शन इन लॉज इन इंडिया, करप्शन लॉज इन इंडिया, देखें क्या करप्शन के लिए लॉज बने हैं हमारे इंडिया में। तो पब्लिक सर्वेंट जो है हमारे भारत में, उनको यहाँ पे पेनलाइज करा जाता है ना, इनको यहाँ पे जुर्माना लगाया जाता है अगर आप करप्शन करते हो। किस लॉ के अंदर लगाया जाता है, एक बहुत फेमस लॉ आप जानते हैं, इंडियन पीनल कोड का, 1860 का इंडियन पीनल कोड, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1893 का, सॉरी 1983 का, ठीक है 1983 का, जो कि यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो हमने डिस्कस करें, इंडियन पेनल कोड तो बहुत ही पॉपुलर है ना। तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट भी आया था एक 1938 में, ये भी बेनामी ट्रांजैक्शन पे रोक लगाता है। कुछ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आया 2002 में,
वो भी मनी लॉन्ड्रिंग पे जो है वो रोक लगाता है ऐसे बहुत सारे हैं। यूएन कन्वेंशन भी लेकर आया था कन्वेंशन के अगेंस्ट 2005 में। तो कन्वेंशन बहुत सारे जो है वो एक्ट ऑफ करप्शन के कवर करता है और यहाँ पे कई प्रिवेंटिव पॉलिसीज भी लेकर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे की फीचर्स क्या हैं एक्ट्स के जो कि रिलेटेड हैं करप्शन से। तो देखिए इंडियन पिनल कोड 1880, ठीक। उसके बाद आपका आया, देखिए की फीचर्स की बात करें तो इंडियन पिनल कोड 1860, है ना, सॉरी अगर थोड़ा सा पॉज हो गया था, है ना, यहाँ से इंडियन पिनल कोड 1860। फिर आईपीसी डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे, ऑफिसर्स के तौर पे, मिलिट्री के, नेवी के या एयरफोर्स के या पुलिस के, जजेस हो गए, आपके ऑफिसर्स हो गए, कोर्ट ऑफ जस्टिस के, या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो कि सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश करी गई है। अब सेक्शन 169 जो आता है इंडियन पिनल कोड का, उसमें क्या है कि पब्लिक सर्वेंट लॉफुली जो है वो प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या मतलब जो है बोली लगा सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे पनिश करे जाएंगे या जेल हो सकती है इनको 2 सालों की, है ना, या फाइन भी हो सकता है ना, अगर ये अनलॉफुली ऐसा कुछ करते हैं तो। ठीक है, नॉर्मल करिए, अगर अनलॉफुली कोई काम अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो आपको जेल 2 साल की या फाइन लग सकता है। अगर प्रॉपर्टी परचेज हुई है तो ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट भी कर ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 409 जो इंडियन पिनल कोड का है, वो कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे पनिश करा जाएगा या जिसको जो है जेल भी हो सकती है 10 सालों तक की और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, अगर किसी भी पब्लिक जो है आपने क्रिमिनल कोई एक्ट करा है। उसके साथ साथ कैटेगरीज आपके आईपीसी में ये डेफिनेशन आती है पब्लिक सर्वेंट की, जैसे कि ऑफिस बेरर होगा जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जैसे फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट देती होगी, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा। कोई एम्प्लॉय किसी यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हो गया या पब्लिक सर्विस कमीशन का या बैंक का एम्प्लॉय हो गया, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएगा। उसके बाद अगर पब्लिक सर्वेंट कोई जो है दूसरे कोई लीगल रेम्यूनरेशन लेते हैं अपने ऑफिशियल एक्ट को लेके, है ना, या पब्लिक सर्वेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं किसी फायदे के लिए अपने, तो इनको पनिशमेंट मिल सकती है 6 महीने तक की और मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल तक के लिए भी जा सकती है और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, अब अगर पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट करते हैं, एक कोई महंगी चीज़ है ना, बिना किसी उसके लिए पे एडिक्वेटली, मान लीजिए पे नहीं करा, है ना, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने करा, उसके चक्कर में आपने कुछ महंगी चीज़ ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे इनको पेनलाइज करा जाएगा 6 महीनों तक के लिए, मैक्सिमम 5 साल तक की भी हो सकती है। काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे सैंक्शन करना सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, अगर पब्लिक सर्वेंट को कुछ ऐसा कुछ करना है आगे उनके लिए, तो यहाँ पे सैंक्शन पाना ज़रूरी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1918 का। तो देखिए ये एक्ट रोक लगाता है किसी भी बेनामी ट्रांजैक्शन को, मतलब अगर कोई मान लीजिए ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी परचेज हुई है किसी दूसरे नाम पे, बेनाम का मतलब क्या होता है ना, कि एक ये सपोज करो एक ये बंदा है, ठीक है, और एक ये बंदा है, ठीक है? ये बंदा काफी अमीर है, ठीक है, इसने क्या करा कि इसने इसके नाम पे प्रॉपर्टी कुछ ले ली, जिसके पैसे इसने तो नहीं दिए लेकिन इसने दिए, है ना, ये अपने नाम पे ज्यादा लेगा तो उसके नाम पे टैक्स वगैरह बढ़ जाएंगे, तो इसने इसके नाम पे ले ली और उसके बाद क्या करा कि इसी के साइन वाइन करवा दी, उसके बाद महंगे दामों पे बेच दी और इसको दिया नहीं दिया वो उससे मतलब नहीं है, उसके बाद प्रॉफिट यहाँ कमा लिया। समझ रहे हैं, तो बेनामी जो ट्रांजेक्शन है ये प्रोहिबिशन एक्ट 1918 का। उसके बाद कोई भी पर्सन जो कि आपका बेनामी ट्रांजेक्शन में आता है उसको यहाँ पे जेल हो सकती है 3 सालों तक के लिए और फाइन भी लग सकता है। सारी प्रॉपर्टी जो कि बेनामी में ली गई हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, इसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा कैश में, अगर मान लीजिए इसको जब्त करा जाता है तो। अब मनी द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का एक ये भी आया था। तो एक्ट ये कहता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं, है ना, अगर कोई पर्सन या पार्टी करती है कोई प्रोसेस जो कनेक्ट होता है आगे क्राइम में, ठीक है, तो या मतलब ऐसा कुछ होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है या क्राइम, मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम समझते हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि किसी पर्सन के द्वारा ली गई हो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से, है ना, जो कि कुछ ऑफेंस हुआ हो, जो कि आपका शेड्यूल ऑफ द एक्ट में कोई ऑफेंस लिखा है कि भाई ये एक तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसी के थ्रू ही प्रॉपर्टी गेन करी गई हो। ठीक है, तो एक पर्सन यहाँ पे क्या होगा, जिसने ऑफेंस करा है मनी लॉन्ड्रिंग का, है ना, यहाँ पे इसको चार्ज करा जाएगा और इसमें कुछ और जो है जिस हिसाब का ऑफेंस होगा उस हिसाब से इसको सजा दी जाएगी। पेनाल्टी जो है ऐसा ऑफेंस करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की काफ़ी रिगरस होती है, इसमें 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन करीब 5 लाख रुपए तक का लग सकता है।
अगर एक इंसान को ऑफेंस के अंदर पाया गया नारकोटिक ड्रग्स के या साइकोपेट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1965 के, तो ये जो इम्प्रिजमेंट है, जो जेल है, ये 10 साल तक की भी हो सकती है। जो अथॉरिटी होगी अपॉइंट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगी, जो देख रेख कर रही होगी, और यहाँ पे डिसाइड करेगी ये कि ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है ना, या सीज हुई है ना, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है। अपील कर सकते हो आप ट्रिब्यूनल में, है ना, वो अपील सुनेगी जो कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, ये एजुकेटिंग अथॉरिटी की, है ना, या कोई भी अथॉरिटी की अगर ऑर्डर्स हैं तो अपील आप कर सकते हो। हर एक जो बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या इंटरमीडिएटरी जो है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड बना के रखेगा उन सारे ट्रांजैक्शन का जो कि एक नेचर या वैल्यू के हैं, है ना, और यहाँ पे क्या करेगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सारे कस्टमर्स के लिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन को ये देगा। अच्छा, प्रोसेस क्या फॉलो करा जाता है अगर कोई निकालना है करप्ट पब्लिक सर्वेंट को, तो क्या प्रोसेस फॉलो करा जाता है, इस बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं। तो देखिए, पहले क्या है, 3 मेन अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं इंक्वायर करने में, इन्वेस्टिगेट करने में और प्रोसिक्यूट करने में किसी करप्शन केसेस को, है ना। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती है पहली, सीवीसी से हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम लोग सीबीआई बोलते हैं, ठीक है। और आपका क्या हो गया, और स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें आता है ना। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके है, पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा अगर की गई है तो इनके द्वारा इन्वेस्टिगेट करी जाएगी, इनके डायरेक्टर्स करेंगे, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के करेंगे, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। अब सीबीआई की बात करें और एसीबीज की बात करें, तो ये क्या करेंगे, केसेस जो कि करप्शन से रिलेटेड हैं, है ना, उसको यहाँ पे डील करेंगी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर, इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर। सीबीआई का जो जुडिक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को लेके, वाइल जो स्टेट वाली एसीबीज हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगी केसेस जो कि स्टेट के भीतर आते हैं खाली। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये क्या है, ये एक स्टैटूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, स्टैटूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि देखती है करप्शन को, सुपरवाइज करती है इन सारे केसेस को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, ठीक है। जो सीबीआई है ये आपकी सुपरविजन में आती है, और जो सीवीसी है वो केसेस रिफर कर सकती है सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को भी, हर एक डिपार्टमेंट के, है ना, और सीबीआई को भी कर सकती है। ये रिकमेंड करेंगे क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन ले लो, है ना, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको प्रोसिक्यूशन को बढ़ा सकती है सिर्फ और सिर्फ तभी जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी हो। गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी प्रोसिक्यूटर्स को जो कि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग कोर्ट्स में लेके जाएंगे। सारे केसेस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आते हैं 1988 के, ये स्पेशल जजेस ट्राई करेंगे जो कि अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है। फिर बात करते हैं ब्रीचिंग प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। अच्छा, एक यहाँ पे ये थोड़ा टॉपिक लिखा नहीं है, ऐसे समझा देते हैं। सॉरी, ब्रीचिंग मैं बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ब्रिंगिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, ठीक है। प्रॉपर्टी वगैरह क्या है, पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा सब। तो अगर आपको प्रॉपर्टी लाना है गवर्नेंस में और करप्शन को यहाँ पे कम करना है, तो हमें कुछ अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि क्या, अकाउंटेबिलिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है चीज़ों में, है ना, बहुत ही कॉमन पॉइंट है ताकि हम करप्शन को रोक सकें, ठीक है। वैल्यूज़, एक वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए पब्लिक ऑफिशियल को ताकि वो समझें वैल्यूज़ को। इलेक्टोरल रिफॉर्म लाना चाहिए, कायदे से गाइडलाइंस उसमें प्रॉपर हो, है ना। बिल ऐसा लाएं जिसमें गुड्स और सर्विसेज को लेके हो, ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करो, है ना, तभी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ाओ एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, क्योंकि सिटीजन का वहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़िया हो सकता है गवर्नेंस में, ठीक है। और आपका ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम और अच्छा मजबूत बनाइए। पब्लिक का पार्टिसिपेशन सर्विस डिलीवरी में लेकर आइए, पीपीपी बेस्ड सिस्टम के थ्रू, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम के थ्रू। और प्राइवेटाइज करिए कई सारे सेगमेंट को ताकि अच्छे से ये हो सके, सरकार हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाती है ना। रिफॉर्म्स एजुकेशन में भी लाइए, ये सारी बातें हैं, है ना। और सिटीजन चार्टर का मैंने बताया, सिटीजन चार्टर क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कायदे से करिए। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या है, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, देखिए, हर एक ऑफिसर या फिर कोई ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर, मतलब एवरी ऑफिसर इनकरिंग, या हर एक ऑफिसर खर्चा कर रहा है या ऑथराइज कर रहा है एक्सपेंडिचर को, है ना, खर्चे को पब्लिक मनी से निकाल ही रहा है ना। जो ये पैसा निकाल रहा है ये गाइडेड हो एक हाई स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से, समझे। हर एक ऑफिसर जो है यहाँ पे इसको कुछ फाइनेंशियल ऑर्डर दिया जाए कि स्ट्रिक्ट इकोनॉमी दी जाए कि भैया देखो जो तुम पैसा निकाल रहे हो, है ना, वो कायदे से तुम निकालो, जरूरत भरी चीजों के लिए निकालो। तो यहाँ मेन बात ये है कि हर एक ऑफिसर
यहाँ पे ये जानकारी रखे और एक फाइनेंशियल ऑर्डर मेंटेन रखे स्ट्रिक्ट इकोनॉमी में, और ये देखे कि जितने भी फाइनेंशियल रूल्स हैं प्रॉपर या रेगुलेशंस हैं, है ना, उसके ऑफिस में जो हो रहे हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो, उनके सबॉर्डिनेट जो हैं, जो सबॉर्डिनेट डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जहाँ पैसा जो है वो डिसबर्स कर रहे हैं, वो प्रॉपर फॉलो करें। तो कुछ प्रिंसिपल में कुछ एम्फेसिस डाली गई है, जैसे कि हर एक ऑफिसर जो है ना, इसके अंदर हर एक ऑफिसर जो है ये अपने सेम विजिलेंस को जो है एक्सरसाइज करे हर एक रिस्पेक्ट में एक्सपेंडिचर के, जो कि वो पब्लिक के पैसों से एक्सपेंडिचर कर रहा है ना। वो यहाँ पे क्या करे, एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। तो हर एक ऑफिसर यहाँ पे क्या करे कि उसी तरीके से खर्चा करे पब्लिक एक्सपेंडिचर को, जैसे कि अपना पैसा खर्चा करता है। एक्सपेंडिचर जो है वो, जो एक्सपेंडिचर है वो जो ओकेशन डिमांड करता है उस हिसाब से हो, कि कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे अपनी पावर को एक्सरसाइज ना करे सैंक्शन करने की एक्सपेंडिचर, है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने एडवांटेज के लिए फालतू पैसा ना, मतलब अपने मतलब के लिए खर्च करे। एक्सपेंडिचर जो कि पब्लिक मनी से होगा वो बेनिफिट किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बेनिफिट के लिए, या तो फिर एक सेक्शन ऑफ पीपल के बेनिफिट के लिए ना यूज हो, पूरी कम्युनिटी के लिए यूज हो, है ना। और एक्सपेंडिचर जो है वो पॉलिसी या कस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया हो। अमाउंट जो है अलाउंसेस का, जो कि एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दी गई हैं पर्टिकुलर टाइप की, है ना, ये रेगुलेट हो दैट द अलाउंसेस जो हैं आर नॉट ऑन द होल सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपेंट। मतलब ऐसा ना हो कि भाई जो पा रहा है उसके लिए प्रॉफिटेबल है यहाँ पे अलाउंसेस, ठीक है। एज एन कम्युनिटी जो पैसा खर्चा हो रहा है वो सबके लिए हो। अब अगर हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल देखें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो हमारे भारत में लेजिस्लेचर जानते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है लोगों की, जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ठीक है, और लोग उसे डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कॉन्ट्रारी, मतलब गाइडलाइंस से एक्ट नहीं कर सकता जो कि लेजिस्लेचर में लिखी हुई हैं, ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट एक्ट कॉन्ट्रारी ऑन द कॉन्ट्रारी टू द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द लेजिस्लेचर, है ना। इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। जो लेजिस्लेचर होते हैं ना ही सिर्फ डिफाइन करते हैं कि हमें गवर्नमेंट के क्या फंक्शन है क्या नहीं, बट साथ ही साथ पैसा वगैरह फाइनेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कई सारे प्रोग्राम्स के लिए। जो कंट्रोल होता है फाइनेंशियल मैटर को लेके, ये अपने कई सारे कमेटीज के माध्यम से किया जाता है, जो कि लेजिस्लेचर यहाँ पे स्टैब्लिश करता है, जो कि हम समझते ही जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए एक एक रुपया भी खर्चा नहीं कर सकता जब तक के लिए लेजिस्लेचर उसको सैंक्शन ना करे पैसे को। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये माना जाता है कि एक्यूरेट अमाउंट रखता है सारे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, है ना। तो बहुत ही यहाँ पे एकदम ओपननेस चीज़ है, और रिपोर्ट वगैरह भी उसको देनी पड़ती है ट्रांजैक्शन की, जो भी उसने किया है, और सारी रिपोर्ट उसको लेजिस्लेचर को देनी पड़ती है। तो लेजिस्लेचर यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स से भी डील करता है, जैसे पब्लिक पर्सनल के, है ना, मैटर रिक्रूटमेंट का हो गया, पब्लिक पर्सनल की उनके मेंबर्स क्या हैं, ड्यूटी क्या है, पावर क्या है, रूल क्या है ना, रूल ऑफ प्रोसीजर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सारी बातें, हाँ। तो ये काफ़ी अब समझ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल काफ़ी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी। अगर भाई यहाँ पे लेजिस्लेचर ही है जो पब्लिक पर्सनल का जो एक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पब्लिक पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए, रिपोर्ट वगैरह देते हैं एक साल में लेजिस्लेचर को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लेजिस्लेचर का रोल। उसके बाद हम अगर मीन्स की बात करें, लेजिस्लेटिव कंट्रोल के क्या मीन्स हैं, तो कंट्रोल को अपॉर्चुनिटी जो होती है एक्सरसाइज करने के लिए कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इसमें कई सारे फॉर्म्स जैसे कि क्वेश्चंस हो गए, रेजोल्यूशन हो गए, 0 आवर डिस्कशन हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, वोट ऑफ सेंसर हो गया, बजट या पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई। तो कई तरह के डिस्कस करे गए हैं। जैसे पहला हो गया आपका प्रेसिडेंट स्पीच, फिर आप क्या हो गया डिस्कशन इन बजट, जो कि बजट के टाइम पे डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आवर दिया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन होते हैं, है ना, हाउस इज अर्जेंट, सेंसर मोशन चलते हैं, है ना, ये सब आप इंडियन पॉलिटी में आपने पढ़ा ही होगा। डिबेट्स होते हैं जो कि लेजिस्लेशन को लेकर, या पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे बजट की। तो बजट क्या है, बजट एक स्टेटमेंट है, हम लोग पढ़ते ही आए हैं, एक प्लान्ड एक फाइनेंशियल प्लान है एक डेफिनेट पीरियड के लिए, आप कह सकते हो 1 साल के लिए, ठीक है। जिसमें क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू दिए हुए हैं, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है।
ये एक टेबल है जहाँ पे अमाउंट जो कि रिसीट्स का है वो समझा जाएगा और एक्सपेंसेस क्या होंगे वो चीज़ें बताई जाएंगी ना। तो बजट एक पहले से आप फोरकास्ट कर लेते हो, एस्टिमेट करते हो पब्लिक की जो कहाँ से पैसा आएगा और क्या खर्चा होगा, है ना, क्या हमारा बजट है। तो ये सिंपल सी बात है जो बजट है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये एस्टिमेट से ज़्यादा है, रेवेन्यू एस्टिमेट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू के बजट डज समथिंग मच मोर देन अ मेयर एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यूज एंड द एक्सपेंडिचर। तो एक प्लान गवर्नमेंट एक्शन है ना, कि भैया हम कहाँ से पैसा लेंगे और हम कहाँ पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बारी बात है, जेन्युइन अगर वेलफेयर स्टेट करनी है तो बजट का एक अच्छा बजट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंस है बजटिंग की जानते हैं। जब लोगों का पैसा पब्लिक पर्पस के लिए दिया जाता है तो इम्पोर्टेंट ये होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि एक जो वो पैसा आया उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करा जाए। तो बजटिंग के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो बजटिंग क्या कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को बढ़िया बना सकती है, कोऑर्डिनेशन बढ़िया कर सकती है, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकती है। ये सिस्टम जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, है ना, फाइनेंशियल या लीगल अकाउंटेबिलिटी ये कर सकती है ना। तो बजटिंग हम जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। उसके बाद हम ऑडिटिंग की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑडिट क्या है, ऑडिट का मतलब आप जैसे सीए क्या करता है, ऑडिट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पार्लियामेंट्री कंट्रोल के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट है ये ओवर द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। भाई पार्लियामेंट्री कंट्रोल बना रहे कंट्री के फाइनेंसेस पे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ऑडिटिंग। अगर ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक मनी के लिए, इंडिपेंडेंट होना है इसका, ये पब्लिक ये पॉलिटिक्स से ना जुड़ी हो, पॉलिटिक्स में जो भी पैसा खर्चा हुआ एक बाहर का बंदा इसको देखे। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है बुक्स और रिकॉर्ड्स का। आप जानते हैं सीए क्या करता है, ऑडिट करता है अकाउंट्स को, है ना, कहाँ क्या खर्चा हुआ, कहाँ आपने लगाया, सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि झूठ फरेबी कम हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो गवर्नमेंट मनी का भी सेम होता है, गवर्नमेंट मनी का भी सेम ही हाल होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, और ये इंडिपेंडेंट ऑफिसर करता है। ठीक है, लेजिस्लेचर की बिहाफ पे, और ये ड्यूटी होती है कि देखें पे पैसा जो है वो इकोनॉमिकली जो भेजा गया है वो ऑनेस्टी से भेजा गया है कि नहीं, सच्चाई वाला है कि बस घपला हुआ है वहाँ पे। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी सॉरी पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो जो है ये हमने क्या करा कि ये हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा ही है, एक पूरा चैप्टर अलग सेपरेट से, लेकिन तब भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या है, ये यहाँ पे एक इफेक्टिव कंट्रोल हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इसलिए डील करती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कमेटीज हो गई पार्लियामेंट की, जैसे कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये क्या करती है, डिटेल और एक प्रॉपर कंट्रोल रखती है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। जो कमेटी हो गई अश्योरेंस को लेके, रिपोर्ट्स को लेके, है ना, तो ये मिनिस्टर्स देते हैं कि भाई देखो इम्प्लीमेंट हुई है एक लिमिटेड टाइम में, एक पर्पस में, ऐसी जो इंक्वायरी होती है मिनिस्टर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होता है, क्विक एक्शन लिया जाता है ना, जो वादे होते हैं उसके। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे पावर है कि वो सिटीजन्स की ज़रूरतों को पूरा करे आज की जो वेलफेयर स्टेट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं निभाने हैं आज की डेट में, समझ रहे हैं, आज कौसी जुडिशियल भी हो और कौसी लेजिस्लेटिव हो, है ना। तो यहाँ पे जो चांसेस हैं अपनी मनमर्जी वाले नहीं चलेंगे, यहाँ पे सिटीजन्स के ऊपर आप मास्टर नहीं कर सकते हो, सिटीजन्स के को आपको वेलफेयर देना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी है कि जुडिशियल कंट्रोल हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि अगर कोई भी गलत सलत काम करोगे तो जुडिशरी आपको पनिश करेगी। जुडिशरी का रोल हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा है, कि ज़्यादा ऑफिशियल इंटरफेरेंस ना कर दें, है ना। पावर वगैरह अगर बढ़ा दी उन्होंने तो भैया आज की वेलफेयर स्टेट में ऐसा ना हो कि भैया लो जनता को बर्बाद कर दें, तो वेलफेयर कैसे होगा, है ना। तो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में अपने ओन के हिसाब से, बट ये इंटरफेयर कर सकते हैं तब जब इनको यहाँ पे बुलाया जाए किसी पर्सन के द्वारा कि भैया देखो हमारे साथ गलत हुआ है ना, तो उसके लिए यहाँ पे कोर्ट्स आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म्स और जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। क्या फॉर्म्स होते हैं जुडिशियल कंट्रोल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो जुडिशियल रिव्यू, ये सब हमने चैप्टर करें इंडियन पॉलिटी में तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू, स्टैट्यूटरी अपील्स, क्रिमिनल एंड सिविल सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज। तो पहले डिस्कस करेंगे हम जुडिशियल रिव्यू को। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होती है, कोर्ट की पावर होती है कि जो भी काम हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव का, है ना, कितना लीगल है क्या नहीं है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट जो भी काम हुए हैं उसको हम रिव्यू करेंगे, हम देख सकते हैं दोबारा कि क्या है, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ताकि जुडिशरी कंट्रोल कर सके चीज़ों पे, और स्टेटस जो करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट असेंबलीज के द्वारा खुद से,
वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है ना। और ये अगर कोई पार्टी को प्रॉब्लम हुई है तो उसके पास राइट है कि वो अपील करे कोर्ट्स में और जाए ट्रिब्यूनल के पास में अपील करे। और कभी कभी जो लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट होते हैं वो खुद भी जा सकते हैं, जुडिशियल इंटरफेरेंस मांग सकते हैं कई सारे मैटर पे। उसके बाद बात आती है ऑम्बड्समैन की, ठीक है, जिसे हम लोग लोकपाल भी कहते हैं। तो आप जानते हैं एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसको यहाँ पे एक ऐसी ऑफिशियल है जिसको दिया जाता है चार्ज कि वो इंटरेस्ट दिखाए, मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करे। कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेट करेगा, एड्रेस करेगा कंप्लेन को कि भाई कहाँ कहाँ चीज़ें मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है ना, चीज़ें गड़बड़ हुई हैं या पब्लिक के राइट्स का वायलेशन हुआ है ना। इसको यूजुअली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने पार्लियामेंट के द्वारा, बट एक इंडिपेंडेंस इसको दी जाती है, ठीक है। तो मेनली यही ओम्बड्समैन का यही मेन ये है। तो अगर हम देखें तो इसके रिलेटेड पर्पस क्या है कि भाई देखो, इंडिविजुअल के दुख दर्द को दूर करना, क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी करना, लेजिस्लेचर को हेल्प करना कि ये ब्यूरोक्रेसी को सुपरवाइज करे, है ना। तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडियन ओम्बड्समैन की, लोकपाल या लोकायुक्त। तो देखिए, जो लोकपाल है सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त बनेगा स्टेट लेवल पे, है ना। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसको पावर दी जाएगी कि भैया तुम कुछ केसेस में इंक्वायर कर सकती हो जो कि धांधलेबाजी के हैं, करप्शन के हैं, पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट। और यहाँ पे कंप्लेन जो भी आएगी, है ना, इंक्वायरी वगैरह उसके खिलाफ करी जाएगी। जो लोकपाल है इसको यहाँ पे एक वॉच डॉग की तरह रखा गया है, मिनिस्टर्स की इंटीग्रिटी में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सीनियर सिविल सर्वेंट्स में। दिसंबर की बात है, 2013 की बात है, जब पार्लियामेंट ने एक लोकपाल बिल को पास करा था, है ना, और प्रोवाइड करी थी इंफॉर्मेशन कुछ एंटी ग्रांट ऑम्बड्समैन की। और कि भैया करप्शन से लड़ना है तो करना है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लें इस जो लोकपाल का एक्ट पास हुआ था उसके अंदर। आप जानते हैं अन्ना हजारे उस समय बहुत, आम आदमी पार्टी जिन्होंने जो है वो फास्ट रखा था, बहुत मेहनत थी इनकी इसके पीछे। तो क्या पास करा गया था उस वक्त कि लोकपाल एट दी सेंटर एंड लोकायुक्त एट दी स्टेट लेवल बनेंगे। लोकपाल में आपका चेयरपर्सन होंगे, मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे, 50% जो है उसमें जुडिशियल मेंबर होंगे। फिर 50% जो मेंबर्स होंगे लोकपाल के, ये SC ST OBCs माइनॉरिटीज़ या औरतें होंगी, वुमेन होंगी। सिलेक्शन जो कि चेयरपर्सन क्या मेंबर्स का होगा लोकपाल के, इसे सिलेक्शन कमेटी करेगी। इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर होगा लोकसभा का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा लोकसभा का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर कह सकते हो आप सिटिंग सुप्रीम जज भी हो सकते हैं जिसे नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। इन सारे बेसिस पे रिकमेंडेशन जो होंगी, है ना, जो 4 मेंबर्स के सिलेक्शन कमेटी की। प्राइम मिनिस्टर जो है वो परव्यू में भी आ सकते हैं लोकपाल के, ये बात याद रखिए। लोकपाल की जो डिक्शन है इसमें सारी कैटेगरीज आएंगी पब्लिक सर्वेंट्स की। जो एंटिटीज हैं जिनको डोनेशन मिल रहा है फॉरेन सोर्स से, है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, है ना, 10 लाख से ऊपर का, ये सब जुडिशन में आएंगी लोकपाल की। एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो सच्चाई, मतलब ऑनेस्ट और अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स हैं। लोकपाल यहाँ पे इसको पावर है सुप्रिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिसमें आपका CBI हो गई, है ना, जो कि लोकपाल को केस दिए जाएंगे अगर इनके अगेंस्ट। तो हाई पावर कमेटी जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे, वो सिलेक्शन करेगी डायरेक्टर का CBI की। उसके बाद ये सब दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स बुक में, है ना, एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। डायरेक्टरेट जो कि है प्रोसिक्यूशन के, जिन्हें हेड करेंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट जो कि डायरेक्टर का है प्रोसिक्यूशन के, CBI, और रिकमेंडेशन जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की है। फिर ट्रांसफर होगा ऑफिसर्स का CBI के इन्वेस्टिगेटिव केसेस जो कि रिफर करेंगे लोकपाल, है ना। तो ये सारी बातें हैं। बिल ये भी कहने लगा कि एक क्लियर टाइमलाइन दी जाएगी कि पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी इन्वेस्टिगेशन की, फिर ट्रायल होगा आखिरी में, है ना। बिल में ये भी है कि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट सेटअप करे जाएं, एक ज़रूरी बनाया जाए इंस्टीट्यूशन लोकायुक्त का, है ना। और लॉ को एक ला के स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से, है ना, 365 दिन, 1 साल के भीतर ये काम करना ज़रूरी है जब से एक्ट कमेंस होए, है ना। तो ये सारी बातें हैं, कहा गया था ये सब। अब राइट टू सर्विस के बारे में आइए कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, राइट टू सर्विस क्या है। राइट टू सर्विस जो ये लेजिस्लेशन है, ये मैकेनिज्म है ताकि ये बात इंश्योर कराएं कि एक टाइम के अंदर, है ना, डिलीवरी दी जाए सर्विसेज की। पब्लिक ऑफिशियल जो हैं वो एक टाइम बाउंड में, एक टाइम बाउंड मैनर में ही क्या करें कि सर्विसेज की डिलीवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को दें। ये डिफाइन करता है एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म कि यहाँ पे अगर कोई देर होती है पब्लिक ऑफिशियल से, है ना, तो उनको पनिशमेंट भी मिलेगी, है ना, अगर एक टाइम के भीतर पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड नहीं करा गया है तो। ताकि यहाँ करप्शन वगैरह कम करा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी इससे। उसके बाद हम सोशल ऑडिट की बात कर लेते हैं। तो सोशल ऑडिट क्या होता है?
एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो, अंडरस्टैंड समझ सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, अल्टीमेटली आप कह सकते हो इम्प्रूव कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का सोशल या एथिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, सोशल ऑडिट आपका गैप जो है आपके गोल और रियलिटी से वो कम करता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़िया लेकर आता है। पर्पस जानते हैं, फॉल्ट निकालना इंडिविजुअल की फंक्शनरीज की, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना, सोशल में, इन्वायरमेंटल में, कम्युनिटी गोल्स कितना पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, किस एक्सटेंट तक आप ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, है ना, क्या शेयर करते हो वैल्यूज ऑब्जेक्टिव्स, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मॉनिटर प्रॉपर इससे होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई गवर्नेंस का, डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट, आप जानते हो एक एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्नमेंट एजेंसीज अब इम्प्रूव कर रही हैं अपनी एफिशिएंसी को। आप जानते हो अपना काम, अपनी चीज़ें, अपनी पावर बढ़ा रही हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रही है सरकार। ठीक है, तो ये जो है ये इसका एम है इंटरेक्शन करना गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंट और बिजनेस इंटरप्राइजेस के बीच में, और इंटर एजेंसी रिलेशनशिप, है ना, काफ़ी अच्छी हो, मतलब अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके बीच में भी रिश्ते बहुत अच्छे हों, ट्रांसपेरेंट हों, एक प्रॉपर चले। तो ई गवर्नमेंट हमने पढ़ा, अब हम ई गवर्नेंस पढ़ेंगे अगर, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस ये क्या है। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट के सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, है ना। ये हमने पहले पूरा चैप्टर डिस्कस करा है, अब थोड़ा बहुत ही समझ लीजिए, चैप्टर तो है ही है वो। एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन का, कई सारे तरीके से, है ना, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ होता है, एज वेल एज बैक ऑफिस कुछ काम होते हैं पूरे गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में, है ना। तो ये सिंपली ये नहीं है कि भाई अभी जो काम हो रहा है वो नहीं, मतलब नए नए टूल लेकर आता है ना। गवर्नमेंट ना ही सिर्फ कंप्यूटराइज कर रही है अभी जो गवर्नमेंट है उस खुद को, बल्कि इसको एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म भी करने की कोशिश कर रही है। और ये लोगों को आपस में मिलाने में काफ़ी हेल्प करेगी। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के चीज़ें होंगी तो एक जर्नी हमारी और इजी हो जाएगी, सिटीज़न का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अच्छा बढ़ेगा और सिटीज़न भी इंगेज होंगे। तो देखो भैया, इतना बड़ा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी ही पूरी की पूरी मर्जी है, कर दीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो मिल जाएगा सिर्फ आयस के नाम से, इंस्टा है सिर्फ आयस के नाम से, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कर लीजिएगा। अपना व्यू ज़रूर छोड़ते हुए जाइएगा कमेंट बॉक्स में। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।